प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ ये कुंडली आई है उत्तर प्रदेश में औरैया नाम के जगह से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखा करिए। आपको आज के इस कुंडली में पता चलेगा कार्यक्रम में कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि और मंगल का एक साथ युति में जाना और कर्क लग्न की कुंडली के लिए गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि का पड़ना, साथ ही साथ कर्क लग्न की कुंडली के लिए नवांश कुंडली में बुध और चंद्रमा का सप्तम भाव और सूर्य और राहु का एक साथ बैठना कैसा होता है। नवांश कुंडली कुंभ लग्न की बनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं, उत्तरायण में जन्म होने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बड़ा बढ़िया और मजबूत होता है और सारे के सारे शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा अच्छे और अतिरिक्त बलवान होकर के परिणाम देते हैं। वहीं पे वसंत ऋतु में जन्मे होने से और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति इमोशनल है और वफादार है, थोड़ा ईर्ष्यालु है और धनवान है। साथ ही साथ व्यक्ति कृतज्ञ भी है, कृतज्ञ है पर ईर्ष्यालु है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर है और वाणी अच्छी है पर हठी और जिद्दी भी है। इसके साथ साथ मंगलवार को जन्मे हैं ये। मंगलवार और इनकी कुंडली में वार के अधिपति वारेस हो गए मंगल, जो इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होकर के बलवान होकर के बैठे हैं। लेकिन शनि के साथ बैठने के कारण उनके प्रभावों में मारक तत्व भी झलकने लगेगा। यानी कि मंगल की दशा में शनि के साथ बैठने के कारण मंगल का प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा निगेटिवली, मतलब संतान, बुद्धि, एजुकेशन, नौकरी और मेहनत करने के बाद जो परिणाम होता है जिसको कि बोलते हैं क्रेडिट मिलना, इसमें कमजोरी होती है। व्यक्ति अपने तरीके से खूब अच्छी मेहनत करता है पर क्रेडिट जब मिलनी होती है तो थोड़ा कम सा मिलता है, या उसमें कम या देर या विलंब होता है, वो शनि के कारण होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ओम अहिर्बुधन्याय नमः। ओम अहिर्बुधन्याय नमः। इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। महीने में कम से कम अगर हो सके तो कोशिश करें कि रोज दिन एक माला हो जाए या प्रत्येक दिन कम से कम 7 बार आवश्यक रूप से जप लें। जीवन काल में 8 से 10,000 बार, ऐसा 2-3 बार कर दिया जाए। एक बार 8-10 हज़ार कर दिया, फिर से 7,000 8,000 कर दिया, फिर एक बार कर दिया। और ब्राह्मण को मीठा अन्न अर्पित करिए, भोजन उन्हें खिलाइए। साथ ही साथ गुग्गुल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन आदि से भगवान नारायण की पूजा करिए। ग्रंथों की शरणागति लीजिए। इसके साथ साथ अपने दाहिने हाथ की भुजा में रविवार के दिन पीपल, जिसे अश्वत्थ भी कहते हैं, उस वृक्ष की जड़ अपनी दाहिनी भुजा में बांधिए चांदी के ताबीज में भर के। और जो मैंने मंत्र कहा है ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये तो मैंने एक नैसर्गिक रूप से बड़ी अच्छी बात बता दी। शुभ योग, बवकरण, ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, पर उसमें सात्विकता भी है। उसके जीवन में धर्म है और उसके जीवन में धर्म का पालन भी है। आइए अब विषय पे लेके आता हूँ। इनका जन्म नक्षत्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद है, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। लग्न जो बना है वो 25 डिग्री का बना है आश्लेषा नक्षत्र का। आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण का ये लग्न होगा। तो लग्न 25 डिग्री आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे होने से ये वही नक्षत्र है जहाँ पे हम लोगों को एक बार, जब मैं बहुत छोटा था उस समय ये हल्ला मचा था और सत्य घटना घटी थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। वो समय आश्लेषा नक्षत्र का ही था। उस दिन आश्लेषा नक्षत्र ही बीत रहा था और भगवान राम के जो अनुज जो दोनों भाई थे, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, इन दोनों का जन्म भी आश्लेषा नक्षत्र में ही हुआ था। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये वो नक्षत्र होता है जहाँ व्यक्ति को कई बार क्रोध जल्दी आता है और वो शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शत्रुघ्न, है ना। तो ये आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव है। साथ ही साथ व्यक्ति को जहाँ क्रोध करना होता है वहाँ वो कई बार क्रोध नहीं करता और जहाँ नहीं करना होता है वहाँ झट से क्रोध आ जाता है। ऐसी स्थितियाँ कई बार आप जीवन काल में देख सकते हैं। जन्म कुंडली में जो युति बनी है यहाँ शुक्र, चंद्रमा और बुध की बनी है। शुक्र, चंद्रमा और बुध की, जिसमें से शुक्र और बुध की जो दशा होगी ये युति को परेशान करेगी। इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध की युति एक साथ भाग्य भाव में भाग्य को संघर्ष देगी
और जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा की जो दशा आएगी, उसमें बुध और चंद्रमा की दशा भी व्यक्ति के जीवन में व्ययात्मक और पत्नी के साथ दाम्पत्य में परेशानी देने वाली होगी। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो पंचम भाव में शनि और मंगल बैठे हैं। मंगल इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और प्रधान मारक ग्रह मंगल शनि के साथ बैठे हैं। इसके कारण कई बार संतान में, प्रेम विवाह में या कई बार निर्णय गलत व्यक्ति लेता है और बाद में उस पर पश्चाताप भी करता है। यहाँ पे चंद्रमा और बुध के एक साथ बैठ जाने से व्यक्ति में अकुलाहट और राशि पे 7.5 के प्रभाव के कारण जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के कारण भी कारोबार नुकसान में जा रहा है। लग्न कर्क का बना है, द्वितीय जा करके जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। यह द्वितीय भाव कर्क लग्न की कुंडली के लिए सामान्यतया प्रबल मारक के रूप में शनिदेव जाने जाते हैं। दूसरे मारक के रूप में सामान्यतया सहायक मारक के रूप में सूर्यदेव जाने जाते हैं और वो इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं द्वितीय होकर के। तो व्यक्ति का जो दिमाग है और व्यक्ति का जो रिसर्च है वो कई बार गलत जगह पे होता है, उसको कई बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है। और ऐसी स्थितियां सूर्य और गुरु के कारण हो रही हैं। चरित्र बहुत अच्छा है, बुद्धि बहुत अच्छी है, कारोबार ठीक चलेगा, पर फिर भी वो अपने आप में सफोकेशन में रहता है। धन अचानक से जल्दी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है जीवन में। कई बार कल्पनाशीलता बड़ी अद्भुत है, पकड़ करके रखना बहुत अद्भुत तरीके से आता है, इमोशन बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बड़ी अद्भुत है और बहुत आसानी से किसी पे अपनी विश्वास जमा लेता है, बहुत आसानी से किसी पे भी अपना विश्वास जमा लेता है। धनेश का अष्टम भाव में जाना, तो इस कुंडली में प्रधान मारक कौन हुए? शनिदेव, क्योंकि सप्तम के साथ अष्टम के अधिपति हैं और मंगल के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं अष्टमेश का पंचम भाव में मंगल के साथ बैठना पढ़ाई में और बुद्धि में, संतान में और व्यक्ति बुद्धि को गर्माहट में रख देता है। तो व्यक्ति अपने ही कारण अपने काम का नुकसान करता है, स्वयं से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली हरकतें जीवन में व्यक्ति करता है। उसके बाद इस कुंडली में अगर देखें तो पापक फल देने वाले ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के 6वें भाव में उलझ रही है और उस भाव के ठीक पीछे शनि मंगल बैठ करके इस भाव का नुकसान भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में 6वें भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और डिग्री में 10 डिग्री और 26 डिग्री के, इसके मतलब है कि अस्त नहीं है, पर बुध को अस्त करेंगे क्योंकि बुध 6 डिग्री के बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं 26 डिग्री के, तो बुध अस्त हो जाएंगे। यानी कि इस कुंडली का व्ययेश और जन्म कुंडली का पराक्रमेश अस्त होने के कारण व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे होगा, मोल भाव करने वाला और बचकानी हरकतें करने वाला भी हो जाता है। जन्म कुंडली के तृतीय जब अस्त हो जाएंगे और जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति अष्टम भाव में चले जाएंगे तो व्यक्ति को धन कमाने से संबंधित समस्या होती है। यहाँ शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं है, यहाँ शुक्र और बुध की युति अच्छी नहीं है। हालांकि वहाँ पे बुध का प्रभाव कमज़ोर हो रहा है, वक्री भी हैं, अस्त भी हैं, इस कारण से व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी होती है। वो कई बार अपने धर्म को समझ नहीं पाता है और कई बार बेवजह की चिंताओं से अपने आप को ग्रसित रखता है, निर्णय लेने में गड़बड़ी करता है और गलत निर्णय भी लेता है। बाद में पश्चाताप न हो, इस वजह से प्रत्येक निर्णय पर बहुत ही गंभीरता से और संतुलित भाव के साथ विचार करना होगा। दशम स्थान में राहु बैठे हैं, ये योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं। याद करिए, राहु अगर योग कारक ग्रह की राशि में बैठा है तो वो राहु भी अपनी दशा में योग बनाने वाला हो जाता है। यहाँ राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति कर्क लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश और दशमेश होने के कारण योग कारक और राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में उपस्थित होता है। उस ग्रह से संबंध बना लेने के कारण और उस भाव से संबंध बना लेने के कारण राहु भी योग कारक हो जाएंगे। दशम स्थान में राहु कभी खराब होते नहीं हैं और जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति स्वग्रही त्रिकोण में बैठा है, इस वजह से राहु और मंगल की दशा भी कभी खराब नहीं जाएगी। पर पंचम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव और जन्म कुंडली के नवमांश कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य और राहु का प्रभाव बुद्धिमत्ता को और कई बार व्यक्ति के विवेक को और कई बार व्यक्ति के बुद्धिमत्ता को परेशान करने वाला काम करता है। क्रिएटिविटी को कमजोरी मिल जाती है। राहु और केतु का जो एक्सेस है, ये जो प्रभाव कर रहे हैं, ये माता के स्वास्थ्य को और व्यक्ति की बुद्धि को कई बार बहुत ज़्यादा भ्रम में रखने वाले बन रहे हैं। राहु धन को लेकर के चिंताएं देंगे, राहु सुख को लेकर के व्यापारिक दृष्टिकोण देंगे, जहां व्यक्ति कई जगह से धन कमाना चाहेगा। वहीं राहु की 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के रोग भाव पे, इस वजह से कई बार नेत्रों में परेशानी, पाचन तंत्र में परेशानी, कमर में दर्द और वात जनित समस्या बनती है। इसके साथ साथ व्यक्ति को कई छोटी मोटी बीमारियां स्वतः पैदा होती रहती हैं। अगर बात करते हैं नवमांश कुंडली में, तो गुरु नीच के हो जा रहे हैं, यहाँ भी शत्रु की राशि में, यहाँ नीच के। इसका अर्थ है कि हमें
अपने जीवन में अपनी गुरुता बढ़ानी है। गुरु नीच के मतलब आप दयाहीन हैं, दया से युक्त नहीं हैं, आदर आपके अंदर कम है, सम्मान लोगों को नहीं देते। कई बार हम भ्रमित रहते हैं, सत्य और असत्य के बीच में ईर्ष्या पैदा करते हैं, मित्रों से नफ़ा नुकसान के बारे में सोचने लगते हैं, और कई बार हम धर्म को लेकर के व्यापक दृष्टिकोण नहीं रख पाते। इस वजह से कई बार हमारे स्वयं के व्यवहार से ब्राह्मणों का अनादर भी हो जाता है, क्योंकि गुरु साक्षात आपको विनम्र, दयालु और सुचिता से युक्त बनाते हैं। जब जन्म कुंडली में गुरु 12वें भाव में नीच के होंगे नवमांश कुंडली में, तो पति पत्नी के बीच में इसी अव्यवहारिकता के कारण मतभेद पैदा होगा। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल मीन राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति 12वें भाव में बैठ रहे हैं। इस वजह से पत्नी के कारण कई बार धन का व्यय भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जब कुंडली नहीं मिलाई जाएगी तो परेशानी डबल हो जाएगी। यहाँ सप्तम भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं। सप्तमेश और दशमेश एक साथ बैठ करके पत्नी को भी कारोबारी नेचर वाली, काम करने वाली और विलंब से ही सही पर अच्छा विवाह देख रहा हूँ। लेकिन अगर कुंडली नहीं मिलाई जाएगी तो डबल नहीं ट्रिपल परेशानी हो जाएगी। पंचम भाव में शनि मंगल का प्रभाव, सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। गुरु जो कि छठवें भाव के अधिपति हैं, मंगल से दृष्ट होने के कारण ये व्यापक एक कमजोर योग बना रहे हैं। इस कुंडली के लिए गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ इस कुंडली में शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहाँ सूर्य, राहु और बुध और चंद्रमा का प्रभाव, यहाँ तो बुध और चंद्रमा का प्रभाव ठीक है, जो व्यक्ति के दाम्पत्य को एक ऐसी स्थिति में लेके आता है जहाँ वो साथ में कारोबार करने वाली या सेम ही प्रोफेशन से आती हैं। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जाना ये विवाह के आंतरिक सुख और घर परिवार के साथ संतुलन को कमजोर करने की पूरी कोशिश करता है। नवांश कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल का बैठना कठोर और कमजोर दाम्पत्य को दिखाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश का दशम स्थान में जाना और दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जाना, लग्नेश का दशम में जाना, ये प्रोफेशनल जो है वो बिहेवियर देता है। तो दाम्पत्य में भी कई बार हमारे जो संबंध होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो पर्यावरण है पति पत्नी के बीच का, वो प्रोफेशनल सा है, वो इमोशनल थोड़ा कम है, तो हमें उसको बैलेंस करना होगा। उसके बाद संतान में और गर्भ ठहरने में, और साथ ही साथ कई बार थायराइड बढ़ जाए, कई बार हड्डियों से संबंधित परेशानी हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, ऑपरेशन करके विवाह का सुख, पत्नी का उस तरीके का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है जो एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए होता है। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में छठवें भाव में जाना पर स्वग्रही और पापग्रह, इस वजह से ठीक है। और शनि और केतु का बैठना इस वजह से कारोबार को लेकर के और कारोबार के दृष्टिकोण को लेकर के व्यक्ति के जीवन में प्रायः भ्रमसा बना रहता है। वो अपने करियर को लेकर के उधेड़-बुन में सदैव रहेगा। दशम स्थान के राहु के कारण और दशम स्थान के अधिपति के शनि के कारण उसमें कारोबार में जो एक विलक्षणता दिखनी चाहिए, जो उनका प्रभाव दिखना चाहिए, वो थोड़ा कमजोर सा रहता है। बजरंगबली की खूब पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य को विधिवत सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन अवश्य किया करिए। इसके साथ साथ राहु का अष्टम भाव में बैठना, मंगल का छठवें भाव में बैठना, गुरु का शत्रु की राशि में बैठना, सूर्य का नीच का होना और शनि केतु का तृतीय भाव ठीक बना है लेकिन उतना जुझारू नहीं बना रहा है। इस वजह से हमें कारोबार को लेकर के जो दृष्टिकोण है उसको बहुत ही ज़्यादा व्यापक और व्यवस्थित करना होगा। पहले एक काम को व्यवस्थित कर लें, फिर दूसरे काम में हाथ डालें। एक साथ बहुत सारे काम में हाथ डालने पे इस कुंडली का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति उसे देख भी रहा है पर शत्रु के घर में बैठा है। इस कारण से कहीं ना कहीं परेशानी भी दिख रही है। सूर्य का 12वें भाव में नीच का होना कई बार व्यक्ति का व्यय गलत जगह पे भी होता है। इतना ही नहीं, वो कारोबार को लेकर के जो एक निश्चिंतता होती है वो थोड़ी कम सी होती है। उस काम से सुख और कारोबार से जो सुख होता है वो थोड़ा डिप्रेस करने वाला भी होता है। व्यक्ति की चिंता प्रायः अपने करियर को लेकर के बनी रहती है। वो क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली में इस भाव पे राहु की दृष्टि और गुरु का प्रभाव शुक्र की राशि में बने हैं। इस कारण से हालांकि दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो कारोबार का नेचर खराब नहीं होगा, पर कई बार जो स्थिति मैं इस कुंडली में संपूर्णतया बता दूं, चंद्रमा के नक्षत्र के कारण, लग्न के नक्षत्र के कारण, शनि और मंगल के कारण, दशमांशा कुंडली में सूर्य के नीच के कारण और नवमांशा कुंडली में पंचम भाव में सूर्य के राहु के कारण और साथ ही साथ दशमांशा कुंडली में शत्रु के घर में गुरु के कारण ये जो स्थिति होती है, व्यक्ति कई जगह से धन कमाना तो चाहता है पर उसके धन कमाने का जो जरिया होता है वो कई बार अनैतिक भी हो जाता है। हमें इसका भरपूर ध्यान रखना होगा, पक्की बात है। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 2 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मंगल की दशा, गुरु की दशा और सूर्य की दशा
कई बार थोड़ी बहुत चिंताएं देने वाली बन रही हैं, लेकिन मंगल योग कारक होते हुए भी शनि के साथ बैठने के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी देंगे। हालांकि ये सबसे अच्छी बात है कि दशम के अधिपति होकर के पंचम में स्वग्रही बलवान होकर बैठे हैं, लेकिन षष्ठेश के साथ और अष्टमेश के साथ जब किसी भी भाव के अधिपति की युति हो जाती है तो उस भाव के प्रभावों को कमजोर मिल जाता है। तो यहाँ राहु और इस भाव के अधिपति अष्टमेश के साथ बैठे हैं, गुरु जन्म कुंडली में धनेश के साथ बैठे हैं, तो धन और ऋण का योग व्यक्ति का लगा रहता है। वो दार्शनिकता, वो व्यवहारिकता और वो वाणी में जो एक निश्चलता का भाव होना चाहिए, जो एक पकड़ करके रखने की बात होनी चाहिए, वो कर्क लग्न होने के बावजूद भी उतना नहीं हो पाता है। धन को लेकर के कई बार व्यक्ति के जीवन में विषमता प्रायः बनी रहती है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। शुक्र की दशा भी इस कुंडली के लिए अच्छी जाएगी, पर शुक्र और बुध के उच्च के होने के कारण, बुध उच्च के तो नहीं है पर शुक्र उच्च के हैं, पर लाभेश होकर के एकादशवें भाव में बैठे हैं, नवम भाव में अपने भाव से 11 घर आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ठीक होता है। पर सामान्यतया लाभ भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना भाग्य से संबंधित चिंताएं भी देता है। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में यहाँ शुक्र का उच्च भंग हो जाने के कारण आरंभ में दाम्पत्य बड़ा अच्छा होता है, बाद में चल करके उसकी स्थितियां कमजोर होने लगती हैं और बाद में मतभेद होने लगता है। तो ये ना हो, इस वजह से जीवन भर घर में पूजा पाठ का माहौल बना करके रखना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में संतुलन बहुत अच्छा बना रहे, इसकी कोशिश ये होती रहनी चाहिए। नहीं तो नवांश कुंडली में अष्टम भाव में नीच के शुक्र कई बार परेशानी भी देते हैं। नक्षत्र के आधार पर स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, शतभिखा, मृगशिरा और पुनर्वसु किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ दिन इस कुंडली के लिए चंद्रमा का वार सोमवार और शुक्र का वार शुक्रवार बहुत अच्छा रहेगा। दिशा धन कमाने के लिए इस कुंडली के आधार पर उत्तर दिशा बहुत अच्छी है। विवाह आदि इस कुंडली में सामान्यतया, नवमांश कुंडली में तो ठीक दिख रहे हैं, पर दशमांशा कुंडली में थोड़ी कमजोरी भी दिख रही है। संतान उत्पत्ति होने में कई बार व्यक्ति को जीवन में परेशानी में देख रहा हूं। पाचन तंत्र और पेट में परेशानी, कई बार पथरी बढ़ जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, इस वजह से भी कई बार स्थितियां बनती हैं। अपेंडिक्स वगैरह की स्थितियां भी बनती हैं। पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति को प्रायः बनते देखा जाता है। राहु का प्रभाव दशम स्थान में व्यक्ति को खूंखार और मायावी बना देता है। गुरु की दृष्टि व्यय को नियंत्रित करेगी, धन को सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सुख को लेकर के व्यक्ति व्यापारिक है। अपने हाथों से अपना नुकसान कई बार व्यक्ति अपने कार्यों के कारण कर देता है। ऐसा ना करें, इसका ध्यान रखें। गुरु दीक्षा ले और निश्चित रूप से तुरंत हो। पत्नी के साथ कभी भी कम्युनिकेशन गैप ना करें, इसका ध्यान रखना होगा। भवन के आधार पर इस कुंडली में दक्षिण और पूर्व की दिशा का भवन निश्चित रूप से निवास किया जा सकता है, जिसका दरवाजा दक्षिण और पूर्व की दिशा में हो। इतनी सारी चीजें, पाचन तंत्र और अपना रिसर्च, अपनी बुद्धि वहां लगाएं जहां आवश्यक हो, जहां नहीं है उसको मत लगाइए। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में आपको धन से संबंधित और कई जगह से धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। दशमांशा कुंडली में लगने इसका 6वें भाव में जाना के व्यक्ति को कई बार प्राइवेट नौकरी करने वाला भी बना देता है। अब आगे और भी अन्य वर्ग चार्ट पे अगर आपको लेके आ जाऊं तो आपको बता दूं, तो इस कुंडली में मंगल की दशा में मैंने शुरू में बात कही है, इस कुंडली में शुक्र की दशा, इस कुंडली में शनि की दशा, इस कुंडली में चंद्रमा की दशा और गुरु की दशा सामान्यतया अच्छी जाएगी। इसके अतिरिक्त और अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे गुरु और मंगल की दशा काफी हद तक धनदायक भी रहेगी, पर राहु, केतु और शनि की दशा खर्च देने वाली रहेंगी, मतलब इन दशाओं में व्यय ज्यादा होगा। इसके साथ साथ शुक्र, बुध और चंद्रमा के साथ सूर्य की दशा में धन संतुलित होगा, बचेगा, काम बनेंगे, मन शांत रहेगा। कोई भी काम करना हो, इन दशाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य की दशा का। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में सामान्यतया ठीक ठाक है। नौकरी में जाने के बाद वाहन खरीदता है व्यक्ति। इसके साथ साथ इस कुंडली में वाहन में कोई विशेष भाग्य का सुख नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपना कर्म और एफर्ट डालना पड़ता है। आप पिता के जैसे हैं, माता के जैसे होने की कोशिश और की जा सकती है। उनके स्वास्थ्य और उनको कोई लंबी बीमारी ना हो, इसका ध्यान देना होगा। सूर्य की दशा में, केतु की दशा में माता के स्वास्थ्य को चिंता में देख रहा हूं। इसके साथ साथ मंगल की दशा में और शनि की दशा के साथ राहु की दशा में पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। आपके खुद की पत्नी का स्वास्थ्य जब कभी भी मंगल की दशा हो, केतु की दशा हो, राहु की दशा हो और गुरु की दशा हो, तब पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बच्चे का स्वास्थ्य बुध की दशा में जब कभी भी मंगल का अंतर आएगा या मंगल की दशा में जब कभी भी बुध का अंतर आएगा तो बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आगे बढ़ के और बता देता हूं।
दशाओं के आधार पे और ग्रहों के बल के आधार पे सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर हमें उनको अभी 75% बल देना है, अपनी सात्विकता बढ़ा करके और अपने आप को पद्धति में डाल करके। सूर्य को अर्घ, मांसाहार का सेवन, नियमित दिनचर्या, गुरु मंत्रों का जप और गुरु दीक्षा, पीपल के वृक्ष की आराधना, मंदिर का दर्शन आदि, देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन बड़ा ही बल देता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र और जिस स्थिति में बैठे हैं उनको हमें 75% तक वहां भी बल देना है। मंगल को 50% बल देना है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार। बुध को बल देने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत आजीवन किया जा सकता है और साथ ही साथ उनको भी बल देना पड़ेगा, व्रत सिर्फ आवश्यक रहेगा। गुरु ठीक है, वो 50% से ज़्यादा का बल दे रहे हैं। हमें गीता जी के ग्रंथों का अध्ययन, गीता जी का पाठ करना चाहिए। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति ठीक है। बुध के बाद गुरु और शुक्र और शनि राहु केतु में, राहु और केतु की दशा आपकी कुंडली को बल देगी। उस दशा काल में धन प्राप्त होगा, पर बचाने का प्रेशर रहेगा कि बचाया कैसे जाए, क्योंकि व्यय होगा और बचाने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी शनि की दशा इस कुंडली के लिए मार्केश की दशा हो जाती है, इस वजह से उनका बहुत ज़्यादा बलवान होना ठीक नहीं होगा। हमें उस दशा काल में अपने आलस्य को और अपने दाम्पत्य को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।